अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू talimdost.com। हमारा आज का चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट या किंगडम मोनेरा के नाम से रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड किंगडम प्रोकैरियोट का वर्ड बेसिकली दो लफ्जों से निकला है। नंबर 1 प्रो एंड नंबर 2 कैरियोट। प्रो मीन्स बिफोर, प्रो का मतलब है पहले, किसी चीज से पहले, एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूक्लियस से पहले के हैं। यानी कि एंडोसिम्बाइड थ्योरी के मुताबिक तमाम ऑर्गेनेलीज अपने अपने टाइम पे, अपने अपने वक्त पे खास मिकदार में ओरिजिनेट हो रहे थे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अभी प्रॉपर न्यूक्लियस तश्कील नहीं हो पाया, प्रॉपर न्यूक्लियस बन नहीं पाया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। तो किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, दे बोथ बिलोंग टू द किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम मोनेरा को मजीद अगर डिवीजन की बात करें तो हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया एंड नंबर 2 यू बैक्टीरिया। द वर्ड आर्की मीन्स ओल्ड। आर्की का वर्ड निकला है बेसिकली एंशिएंट से, यानी कि ओल्ड बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई स्पेशलाइज सिस्टम या कोई स्पेशल ऑर्गन्स ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है। दे आर द एंशिएंट और ओल्ड बैक्टीरिया। जबकि यू बैक्टीरिया, यू का वर्ड बेसिकली द वर्ड ट्रू से निकला है, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ओरिजिनल असल के बैक्टीरिया हैं। आज के मॉडिफाइड बैक्टीरिया इसी किंगडम से ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया में एंड किंगडम यू बैक्टीरिया में। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया। तो बेसिकली इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो हम देखने जा रहे हैं। यू बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर। यू बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, चाहे पानी की बात करें, फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर में, जमीन पे, इंसानों के अंदर और इंसानों के जिस्म में बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है जो कि बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो यू बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। जबकि आर्किया बैक्टीरिया, दे लिव इन एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंट। ये बहुत सख्त और शदीद किस्म के इन्वायरमेंट जैसे लाइक ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और इस तरह के माहौल में पाए जाते हैं। दे हैव सेल वॉल डेट लैक पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इनके पास भी मौजूद है लेकिन इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी। मे बी द इंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स। और इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये आर्किया बैक्टीरिया बेसिकली यूकैरियोट्स के अबाव अजदाद में हैं। दे आर द इंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के अबाव अजदाद हैं ये। देन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कैसे दिखा गया, तो एक बहुत कॉमन सी बात जो है वो ये है कि बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। बैक्टीरिया इतने छोटे हैं, इनके साइज की हम बात डिटेल में करेंगे। बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं कि ये आम आंख से देखे नहीं जा सकते। बैक्टीरिया को देखने का काम तब तक नहीं हो सका जब तक कि हमारे पास कोई मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जैसे ही माइक्रोस्कोप की इजाद होती है या सिंपल माइक्रोस्कोप वजूद में आई, साइंटिस्ट ने और डिफरेंट लोगों ने तजस्सुस की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम एंटनी वैन लेवनहुक है, एंटनी वैन लेवनहुक ने सबसे पहले 1673 के अंदर माइक्रोब्स रिपोर्ट किए। यानी कि इन्होंने कहा कि पानी के अंदर और हवा के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उन्होंने इन स्मॉल क्रिएचर्स को, इन छोटे छोटे मखलूक को एनिमल्सक्यूल का नाम दिया। एनिमल्स क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एनिमल से मिलती जुलती थी और ये बहुत छोटे छोटे नन्हे जानवर नुमा चीजें नजर आती थी। डेट्स वाई इन्हें एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया गया। तो एंटनी वैन ने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया और इन्होंने बैक्टीरिया को दरियाफ्त करने का काम किया। इसके बाद लेइस पास्चर ने माइक्रोब्स पे या माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सा काम किया। लेइस पास्चर ने सबसे पहले माइक्रोब्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर दिया, यानी कि इन्होंने इसको प्रूव कर दिया, इस पे मौजूद शकूक व शबाहत को दूर कर दिया कि माइक्रोब्स की क्या वैल्यूज हैं। माइक्रोब्स को सबसे पहले कंफर्म करने वाले लेइस पास्चर ही थे और उन्होंने ये भी साबित किया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां भी फैला सकते हैं।
लुईस पास्चर के बहुत से कामों में से कुछ काम ये भी हैं कि उन्होंने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया कि जूस के अंदर से आप कैसे माइक्रोब्स अलहदा कर लें, उन्हें निकाल दिया जाए ताकि वो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट ना करें। यानी कि लुईस पास्चर वाज बेसिकली फ्रॉम द फ्रांस, और फ्रांस के अंदर बेवरेजेस की फर्मेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही ये जूस बनाया जाता है, फर्मेंटेशन की जाती है, तो उसके बाद कुछ माइक्रोब्स वहाँ मौजूद हैं जो कि उसको ख़राब कर देते हैं, उसकी क्वालिटी में फ़र्क कर देते हैं। तो लुईस पास्चर ने सबसे पहली दफ़ा एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसमें उन्होंने जूस में से माइक्रोब्स और बैड माइक्रोब्स को निकालने का काम किया, और इससे उस जूस की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका मेथड ये था कि आप उस जूस को हीट कर दें 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे हीट करें 30 मिनट्स तक। इस टेम्परेचर पे इतनी देर के लिए जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपकी वो चीज़, आपकी वो सोल्यूशन, आपकी वो जूस इन माइक्रोब से प्रिजर्व हो जाती है। तो बेसिकली अब हुआ ये कि हमारे पास एक तरीका आ गया कि इस तरीके को यूज़ करते हुए हम किस तरह से माइक्रोब से और इन बुरे माइक्रोब से जान छुड़वा सकते हैं। तो इस तरीके को हमने पास्चराइजेशन का नाम दिया। पास्चराइजेशन बेसिकली ये कारनामा पास्चर का अंजाम दिया था, तो पास्चर के ही नाम पे इसको पास्चराइजेशन का प्रोसेस से जाना जाता है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप आज इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी मिल्क इंडस्ट्रीज और इवन घरों में दूध को उबालने का प्रोसेस बेसिकली पास्चराइजेशन से ही किया जाता है। आपने देखा कि कैसे हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को या जूस को 30 मिनट्स के लिए गर्म करते हैं। यही काम आप 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए करें तो भी आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर दूध को 15 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया जाए तो भी उसमें मौजूद तमाम जरासीम मर जाते हैं। तो हमारी फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खुराक को गलने सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए लुईस पास्चर की ये टेक्निक आज तक काम कर रही है और इससे हमारे बहुत ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा पास्चर ने एक ऐसा पैरासाइट प्रोटोजोआ डिस्कवर किया जो कि सिल्क वॉर्म के अंदर एक डिजीज कॉज करता था। सिल्क वॉर्म बेसिकली रेशम के कीड़े को कहते हैं। रेशम का कीड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिल्क पैदा करता है जो कि महंगे कपड़ों में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे लोग जो कि सिल्क को पालते थे, सिल्क की इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, वो इस बीमारी की वजह से बहुत सारा नुकसान उठाते थे। पेब्रीन बीमारी यहाँ पे सिल्क वॉर्म को नुकसान पहुंचाती थी और इससे सिल्क बनने का अमल मुतासिर होता था। तो लुईस पास्चर ने एक पैरासाइट दरियाफ्त कर लिया जो कि एक प्रोटोजोआ था जो कि ये बीमारी कॉज करता था। तो इस प्रोटोजोआ का कंट्रोल करके हम अपनी सिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पास्चर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो था बेसिकली वैक्सीनेशन, या जिसे हम इम्यूनाइजेशन के नाम से पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर बीमारी आने से पहले ही इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं, इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं ताकि वो उस बीमारी के हमले से मुतासिर ना हो। इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये इम्यूनाइजेशन करने के लिए पास्चर ने जो मेडिसिन, जो कल्चर्स दरियाफ्त किए, उन्हें हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं। आज भी वैक्सीन हमारे इर्द गिर्द पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन की फॉर्म में जानी और मानी जाती है। तो इस वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन का सारा सेहरा पास्चर ही को जाता है। पास्चर ने ये काम बेसिकली कैसे दरियाफ्त किया? डेट वाज अ बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट। वैक्सीन का वर्ड वैका से निकला है और वैका का मतलब है काउ। एक्चुअली पास्चर ने काम ये किया कि पास्चर वाज वर्किंग विद अ मिल्क मेड। पास्चर एक दूध वाले बच्चे के साथ, एक ग्वाले के साथ काम कर रहा था। उसने देखा कि गांव में और शहरों में एक बीमारी काउपॉक्स के नाम से जानी जाती है। उसने काउपॉक्स के जख्मों से कुछ लेजेंस, कुछ सोल्यूशन ली और उसे एक बच्चे में डाल दिया, जानबूझ के इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इस बच्चे में भी बीमारी होगी। वो बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ लेकिन वो फिर शफायाब हो गया, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, उसकी इम्यूनिटी ओवरलैप कर गई। लेकिन उसके बाद पास्चर ने उसी बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स के वायरसेस या बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस करवाया और पास्चर हैरान रह गया कि उस बच्चे के अंदर काउपॉक्स की बीमारी की वजह से स्मॉल पॉक्स की बीमारी भी नहीं हुई। तो इस चीज ने पास्चर को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि काउपॉक्स की वजह से उस बच्चे के अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, कुछ ऐसा चीज उसके पास आ गई कि उसने स्मॉल पॉक्स को भी डेवलप होने से रोक दिया। तो इस चीज को पास्चर ने जब जाना तो उसने इसको वैक्सीन का नाम दे दिया जो कि वर्ड वैका से निकला है। तो इससे हमें पता चला कि कैसे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन दरियाफ्त की गई। तो पास्चर ने फिर बहुत सी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन तैयार की, जैसा कि आज पोलियो, हेपेटाइटिस के खिलाफ वैक्सीन मौजूद हैं। तो रेबीज
जो कि बीमारी है ब्रेन की, दिमागी बीमारी है जो कि रैबिट के स्पाइनल कॉर्ड से फैलती है और बावले कुत्ते या मैड डॉग के भी काटने से फैलती है। इसके साथ ही पास्टर ने और बहुत सी वैक्सीनेशन डिस्कवर की, जिसके अंदर चिकन कॉलरा की वैक्सीनेशन और रेबीज की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। देन रॉबर्ट कोच बेसिकली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें जर्म्स की दुनिया में बहुत नाम है। रॉबर्ट कोच ने जर्म्स थ्योरी दी। रॉबर्ट कोच ने माइक्रोब्स से बहुत सा काम किया, माइक्रोब्स को स्टडी किया, माइक्रोब्स को देखा, उन्हें समझने की कोशिश की और इन तमाम मालूमात और रिसर्च की बुनियाद पर उन्होंने कुछ थेरीज पेश की जिन्हें हम जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं। पास्टर ने सबसे पहले आइसोलेटेड किए रेड रॉड शेप बैक्टीरिया। पास्टर का कुछ कामों में से इंपॉर्टेंट काम बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है। उन्होंने एंथ्रेक्स की बीमार शीप में से उसके ब्लड को यूज करते हुए उसमें से रॉड शेप बैक्टीरिया आइसोलेट किए। इससे उन पे ये वाज़ा हुआ कि किसी बीमारी की वजह बेसिकली एक माइक्रोब्स हो सकता है और ज्यादातर बीमारियां ऐसी ही हैं जिनकी वजह कोई माइक्रोब होता है। जैसा कि एंथ्रेक्स के केस में पास्टर ने रेड ब्लड ऑफ शीप से रॉड शेप के बैक्टीरिया आइसोलेट कर लिए। इसी तरह से बाद में चलते हुए पास्टर ने और रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हैं, और कोलेरा, इन बीमारियों के बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे एक रॉबर्ट कोच ने बेसिकली एंथ्रेक्स की बीमार शीप या हॉर्स को लिया और उसके बैक्टीरिया को सेपरेट करके लेबोरेटरी में एक कल्चर में ग्रो करवाया। दिस इज अ पेटी डिश जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की कॉलोनीज को ग्रो करवाने के लिए। तो डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कैसे एक हॉर्स के ब्लड में से ब्लड लिया गया और उसके बैक्टीरियाज को आइसोलेट किया गया। उन बैक्टीरियाज को हमने आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया और इन बैक्टीरियाज को हमने फिर एक माउस में इंजेक्ट किया। जैसे ही ये बैक्टीरियाज माउस में गए और उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू किया, माउस अपनी जिंदगी की बाजी हार गया और हम ये देखते हैं कि हम दोबारा से इस माउस के ब्लड में से वही बैक्टीरिया जो हमने डाले थे वो सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तमाम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे पास्टर ने जो थ्योरी पेश की उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसके पास्टुलेट्स मंदरजा झेल हैं। बेसिकली जर्म थ्योरी बेसिकली रिलेट करती है डिजीजेस से, यानी कि जर्म थ्योरी में हम डिजीजेस की वजह और उनमें जर्म्स का रोल देखते हैं। तो पहला पास्टुलेट जो इसका है वो कहता है द डिजीज एजेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस एब्सेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, कि ऐसे जरासीम जो कि बीमारी की सबब बनते हैं वो बीमार इंडिविजुअल्स में पाए जाने चाहिए, लेकिन सेहतमंद इंडिविजुअल्स के अंदर उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इससे हमें साबित होता है कि बेसिकली बीमारी की वजह यही ऑर्गेनिजम्स हैं, यही एजेंट्स हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये एजेंट्स जाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म बीमार हो जाएगा, और अगर किसी एजेंट में अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर वो एजेंट नहीं जाता तो वो ऑर्गेनिज्म सेहतमंद ही होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में कहा जाता है कि द एजेंट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन विट्रो, कि जो एजेंट बीमारी फैला रहा है वो एक बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हो सकता है, उसको हम आइसोलेट कर सकें, अलहदा कर सकें, सेपरेट कर सकें, एंड कल्चर्ड, और उसे हम इन विट्रो कल्चर कर सकें। इन विट्रो मीन आर्टिफिशियल, इन लैब्स, नॉट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बट इनसाइड द लैब, यानी कि हम एक तो उसको आइसोलेट कर सकें, पहले हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें कि ये बीमारी किस ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रही है, और फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकें और उसे हम लेबोरेटरी में ग्रो भी कर सकें, कल्चर कर सकें, उसकी अमाउंट को बढ़ा सकें। थर्ड पॉइंट कहता है जी द डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, कि जब हम इस ऑर्गेनिज्म को, इस एजेंट को किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालें, किसी सब्सटाइल होस्ट में डालें, तो ये एजेंट या ये ऑर्गेनिज्म दोबारा से उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी का सबब बने। तो हमारा तीसरा पॉइंट बेसिकली पहले दो पॉइंट्स की तरदीद करता है कि चूंकि हमने ये वो एजेंट हासिल किया, आइसोलेट किया जो बीमारी फैला रहा था, अगर हम इसी एजेंट को दोबारा किसी इंडिविजुअल में डाल दें तो इसको वहां जाके भी बीमारी फैलानी चाहिए। तो यही हमारा तीसरा पॉइंट बता रहा है कि द डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर कल्चर इज इनोकुलेटेड इनटू अ सब्सटाइल होस्ट, जब किसी होस्ट में से डाला जाए तो बीमारी दोबारा से पैदा भी हो जाए। फिर हम चौथे पॉइंट में बात करते हैं द एजेंट मस्ट बी रिकवरेबल फॉर द इन्फेक्टेड होस्ट, यानी कि वो होस्ट, वो ऑर्गेनिज्म जिसको हमने इन्फेक्ट किया, जिसको हमने जानबूझ के बैक्टीरियाज डाले और उसको बीमार कर दिया, अब हम इस काबिल हों
कि हम उस ऑर्गेनिज्म में से दोबारा बैक्टीरिया को रिकवर कर सकें। तो हमारा ये पूरा जर्म थ्योरी जिसके 4 पास्टुलेट्स हैं, ये बेसिकली 4 स्टेप्स के गिर्द घूमते हैं। नंबर 1 स्टेप में हमने देखा कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करें, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी बीमारी की वजह बनते हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करें और उनकी प्रेजेंस देखें। नंबर 2, उन आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेट कर लें, आइसोलेट कर लें और उन्हें हम लेबोरेटरी में इजीली ग्रो करवाएं। नंबर 3, हम उन सेपरेटेड ऑर्गेनिजम्स को जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो ऑर्गेनिजम्स भी बीमार हो जाए क्योंकि हमने बीमारी के जरासीम उनमें डाल दिए। नंबर 4, वो ऑर्गेनिज्म जो बीमार हो चुका है, जिसको हम खुद से बीमार कर चुके हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म में से भी अपने एजेंट्स या अपने जरासीम बीमारी वाले निकालने के काबिल हो जाएं। तो ये 4 पॉइंट्स जो कि रॉबर्ट कॉच ने पेश किए, ये आपकी जर्म थ्योरी कहलाती हैं और इसी से हम जर्म्स को दोबारा से दोबारा यूज एंड रीयूज करने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि दर्जाबंदी करना, बैक्टीरियाज की दर्जाबंदी। जैसा कि हम देखते हैं, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि हम ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की वजह से हमारे पास बहुत सी टाइप्स के प्लांट्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, तो इतनी वैरायटी को डील करने के लिए हम उनकी क्लासेस बना देते हैं, हम उनकी हदबंदी कर देते हैं, हम उनकी दर्जाबंदी कर देते हैं, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वही मसला हमें बैक्टीरिया के केस में भी आता है। बैक्टीरिया की बहुत सी टाइप्स मौजूद हैं, बहुत सी स्पीशीज मौजूद हैं, तो इतनी ज्यादा बैक्टीरिया को संभालने के लिए, उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए हम उनके कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, हम उनकी कुछ क्लासेस बना देते हैं। किस किस बेस पे क्लासेस बनाते हैं? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप की बेस पे। कुछ बैक्टीरिया राउंड शेप के हैं, कुछ बैक्टीरिया रोड शेप के हैं, कुछ बैक्टीरिया स्प्रिंग लाइक शेप के हैं, तो इनकी इस शेप की बुनियाद पे हम इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, बैक्टीरिया डिफरेंट साइड्स में डिफरेंट टाइप्स में अरेंज होने की एबिलिटी रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, कुछ बैक्टीरिया एक गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं। इन बैक्टीरियाज की शेप्स की या अरेंजमेंट की बेस पे भी हम इन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं। नंबर 3 इज स्टेनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग का बेसिक जो वर्ड है वो निकला है स्टेन से, जिसे हम दाग या धब्बे की नाम से जानते हैं। एक ऐसा अमल जिसमें हम ना नजर आने वाले बैक्टीरिया को कलरफुल करके उन्हें देखने की काबिल बनाते हैं, यानी कि इनविजिबल बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोप में इतनी अच्छी तरह से विजिबल नहीं होते, उन्हें हम डाई करके, कलर करके देखने के काबिल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेनिंग। अब जब बैक्टीरिया को स्टेन कहलाता है तो हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो उस कलर के रिस्पॉन्स में रंगदार हो गए और ऐसे बैक्टीरिया जो उस कलर के बावजूद रंगदार ना हुए। तो इस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज आती हैं और हम उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दे देते हैं। तो आपने देखा कि स्टेनिंग की बुनियाद पे भी हमने बैक्टीरिया के 2 ग्रुप्स बना दिए, 2 क्लासेस बना दी। इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसको आप आगे आने वाली स्लाइड्स में बहुत डिटेल से देखने जा रहे हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बेस पे बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, जो कि ऑक्सीजन के बगैर ही अपना काम चलाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की किसी किस्म की जरूरत नहीं है। तो इस बुनियाद पे भी हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करते हैं, एंड एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। देन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का साख्त कैसी है। बैक्टीरिया एक सेल है, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया के पास भी, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, तमाम सेल्स के पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया के पास भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें नंबर 1 सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली हम यही कहते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर सेल का हिस्सा है, बहुत डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। साइटोप्लाज्म मौजूद है, जिसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म है, इसमें सारी चीजें, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स वगैरह तैर रही हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियस से बिलोंग करता है। क्योंकि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बना। लेकिन न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि इनके पास डीएनए, क्रोमोसोम या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इंफॉर्मेशन बाकायदा तौर पे मौजूद है, लेकिन डीएनए या एक एक्यूरेट न्यूक्लियस की फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हम इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से जानते हैं। देन पार्टिकुलर स्ट्रक्चर,
तो ये हमने जो स्ट्रक्चर देखे ये एसेंशियल स्ट्रक्चर थे। किसी भी बैक्टीरिया के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है उसकी लाइफ को मेंटेन करवाने के लिए। देन पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये कुछ मखसूस या खास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल। कैप्सूल बैक्टीरिया की सेल वॉल के भी बाहर पाया जाने वाला एक बहुत टफ और हार्ड लेयर है जो कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसे बाहर के अनफेवरेबल हालात से बचने की मदद देता है। देन फ्लैजेला। बहुत से बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला यानी कि इस तरह का एक धागानुमा विप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हिला के मूव करवा के बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट में और अपनी डायरेक्शन चेंज करने में काम करता है। इसे हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। देन पिलाई। पिलाई आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ग्रीन कलर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि थ्रेड लाइक भी कह सकते हैं आपने। दीज आर पिलाई। पिलाई का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? बेसिकली पिलाई आर इन्वॉल्व इन दी कॉन्जुगेशन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया अपनी बॉडी को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करके अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये बेसिकली दो बैक्टीरिया में राब्ते का सबब बन सकता है। नंबर 4 स्पोर। स्पोर भी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनेली है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बनाता है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया सही तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुश्किल में पेश आता है, ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया कुछ स्पोर्स डेवलप कर लेते हैं। ये स्पोर्स बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। देन साइज ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की साइज की बात करें कि बैक्टीरिया कितने साइज का है तो उसका एक एस्टिमेट करने के लिए हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि बेसिकली बैक्टीरिया का जो साइज है, बैक्टीरिया की बहुत सी वैरायटीज हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बैक्टीरिया अवेलेबल है। तो जो साइज रेंज हमारे पास आती है वो है 0.1 to 600 नैनोमीटर, यानी कि 0.1 से लेके 600 माइक्रोन मीटर तक बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। माइक्रोमीटर क्या है? जैसा कि हम देखते हैं मीटर एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, लेकिन इसको हम अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े फासले को नाप रहे हैं तो हम इसे किलोमीटर का नाम देते हैं। अगर आप छोटे फासले को नाप रहे हैं तो हम सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मिलीमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत छोटी चीज़ों से जैसा एक बैक्टीरिया या वायरस से काम कर रहे हैं तो आपको इसको बहुत छोटा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो फिर हम उसे माइक्रोमीटर्स में स्टडी कर लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to power -6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 10 to power -6 मीटर के मुश्तमिल है। तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उनके साइज रेंजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन आई इस रेंज तक चीज़ों को रेजोल्यूट करने का काम करती है। हम 1 मिलीमीटर की चीज़ या उससे कुछ छोटी तक की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद की चीज़ों को देखना हमारे लिए आम आंख से मुमकिन नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के केस में हम क्या करते हैं, हम फिर किसी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है और वो लाइट माइक्रोस्कोप भी हो सकती है। तो एक यूकैरियोटिक सेल हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली जैसा कि आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, लेकिन बैक्टीरिया इस ऑर्गेनेली से भी छोटा है। बैक्टीरिया का साइज आपको इस रेंज में नजर आता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप से डिस्कवर कर सकते हैं, बल्कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो बैक्टीरिया वायरसेस से बड़े हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ये सारी आपको एक डायग्राम दी गई है। प्रोटीन उससे भी छोटी है, लिपिड्स उससे भी छोटे हैं, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम। एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है जो कि मिलके आपकी डिफरेंट चीज़ों को बनाता है। तो इससे हमें साबित हुआ कि बैक्टीरिया का साइज तो एक यूकैरियोटिक सेल या उसके एक अंदर मौजूद ऑर्गेनेली से भी बहुत छोटा है। तो हम बैक्टीरिया को आम आंख से देखने की सलाहियत नहीं रखते। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इस तरह का कोई दूसरा मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए है। देन सम इंफॉर्मेशन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी कि अभी हमने साइज की बात की, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि पाया जाता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अभी तक का सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका साइज 100 to 200 नैनोमीटर है। अभी पीछे हमने बात की थी माइक्रोन मीटर की, तो नैनोमीटर माइक्रोमीटर से भी छोटा है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to power -9 मीटर्स, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा नैनोमीटर्स में आ गया है, ये और भी छोटा है। एवरेज साइज क्या है, एक बैक्टीरिया का एवरेज साइज क्या है? चूंकि हम ज्यादातर ई कोलाई, जिसे आप एस्चेरिचिया कोलाई के नाम से भी जानते हैं, इसी से हम डील कर रहे होते हैं। तो ई कोलाई का जो
एक नेचुरल या नॉर्मल रेंज है वो है जी 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड, यानी कि अगर चौड़ाई के रुख में देखा जाए तो ये बैक्टीरिया 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जबकि अगर आप लंबाई की बात करें तो 2 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का साइज जा सकता है। इसी तरह से सबसे लार्ज साइज का जो बैक्टीरिया है वो फैमिली स्पायरोचीट से बिलोंग करते हैं। स्पायरोचीट बैक्टीरिया मशहूर हैं अपने बड़े साइजेस की वजह से। ये बैक्टीरिया 500 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है और 0.75 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक के स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया भी पाए जा सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एरिस्टिया कोलाई जो कि रोड शेप बैक्टीरिया जिसकी हमने साइज की यहाँ बात की, और ये वो है स्टेफिलोकोकाई जिसकी हम बात अभी कर चुके हैं। देन लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया, अभी तक का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है जी अखेंथरस निग्रोफस्कस। अखेंथरस निग्रोफस्कस एंड अपोलोपिस्कियम फिशलसोनी, इन दो बैक्टीरिया हैं जो कि अपने साइज के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनका साइज 600 से लेके 80 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। देन शेप ऑफ बैक्टीरिया, हमने चैप्टर के शुरू में एक बात कर ली कि बैक्टीरियाज की शेप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ बैक्टीरियाज राउंड शेप के हैं, कुछ रोड लाइक शेप के हैं और कुछ बैक्टीरिया कोमा शेप के हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड शेप के हैं उन्हें हम कोकाई के नाम से जानते हैं, कोकाई बैक्टीरिया। सिंगल में हम इसे कोकस भी कह सकते हैं। इसी तरह से बैकेलाई बैक्टीरिया हम कहते हैं रोड लाइक बैक्टीरिया को, सिंगल में हम इसे बैकिलस भी कह सकते हैं। और इसी तरह से कोमा शेप बैक्टीरिया जिनकी शक्ल कोमा नुमा है, टेढ़ी सी है, इन्हें हम विब्रियोस के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास 3 बेसिकली टाइप्स हैं, जनरल टाइप्स हमारे पास 3 हैं बैक्टीरिया की। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ये बैक्टीरियाज, ये राउंड बैक्टीरिया, ये रोड लाइक बैक्टीरिया, ये किस तरह से अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट के बाद हम इन्हें कुछ खास टर्मिनोलॉजीज देते हैं। अगर तो कोकाई बैक्टीरिया यानी कि 2 राउंड बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो इसे हम डिप्लोकोकाई के नाम से जानते हैं। इसे हम डिप्लोकोकाई के नाम से जानते हैं। डिप्लो में डाई का जो वर्ड है वो 2 से निकला है, यानी कि 2 कोकाई बैक्टीरिया ज्वाइंटेड विद ईच अदर। इसी तरह से अगर 2 की बजाय बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से कोकाई बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएं तो ये जो लॉन्ग चेन बनती है इसे हम स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की ये शेप है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस ये बैक्टीरिया है जो कि इस तरह की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये वाली एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की। इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिये डाई या डिप्लोकोकाई के फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से अगर 4 बैक्टीरियाज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और आपके पास एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो इसे हम टेट्राड के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये टेट्राड डबल हो जाए, यानी कि ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाए, एक स्क्वायर की बजाय एक बॉक्स बन जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सार्सिना कहते हैं। सार्सिना बेसिकली 8 बैक्टीरियाज पे मुश्तमिल है। तो हमने देखा कैसे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राड एंड सार्सिना ये एक ही तरह बैक्टीरिया है, कोकाई बैक्टीरिया है जो डिफरेंट शेप्स में अरेंज होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देता है। एंड पे हम देखते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया बगैर किसी शेप के, किसी खास शेप के इरेगुलर फॉर्म में जमा होकर गुच्छा सा बना देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्टेफिलोकोकाई के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस एयूरस, ये ज्यादातर इसी फॉर्म में, स्टेफिलोकोकाई की फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से अगर आप बैकेलाई की बात करें तो बैकेलाइज अगर साथ साथ जुड़ के लंबी सी चेन बना दें तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ बैकेलाई या फिर स्टेफ्लो बैकेलाई के नाम से इसे जानते हैं। स्टेफ्टो बैकेलाई के नाम से इसे हम जान देंगे। देन फ्लेजेलेटेड रोड्स, यानी कि ऐसे बैकेलाई जिनके पास फ्लेजेला मौजूद है उन्हें हम फ्लेजेलेट रोड्स कहते हैं। साल्मोनेला टाइफाई एक फ्लेजेलेटेड रोड है। देन स्पोर फॉर्मर, ये एक ऐसा बैकेलाई है जो कि अपने अंदर स्पोर प्रोड्यूस कर लेता है। अभी हमने लास्ट साइड में इसको पढ़ा कि स्पोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बैक्टीरिया अपने गैर मुआफिक हालात में तैयार करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बैक्टीरिया है जो कि स्पोर की तैयारी करता है, ये जो अपने इर्द गिर्द स्पोर बना लेता है। इसी तरह से विब्रियोस ये बैक्टीरिया थे जो कोमा शेप थे। स्प्रीला कहते हैं स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया को। ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्प्रिंग लाइक हैं, अपनी शक्ल में ऐसे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ स्प्रीलिया बैक्टीरिया। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजेला। हमने कहा कि फ्लेजेला एक बेसिकली मूव करने वाला विप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। हर बैक्टीरिया के पास फ्लेजेला नहीं होता,
कुछ बैक्टीरिया फ्लैजेला के अलावा हैं, इनके पास बैक्टीरिया नहीं होता। एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला को हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक फ्लैजेला मौजूद हो उन्हें हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास दो फ्लैजेला मौजूद हो उन्हें हम एम्फीट्रोकस बैक्टीरिया कह देते हैं। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास मल्टीपल, एक से ज्यादा फ्लैजेला हो उन्हें हम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिसकी सरफेस के ऊपर बहुत से फ्लैजेला लगे हों, बहुत से फ्लैजेला उसमें मौजूद हैं, इसे हम पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। देन फ्लैजेला बेसिकली है क्या? फ्लैजेला सेल के अंदर से ओरिजिनेट होने वाला एक स्ट्रक्चर है। बहुत थिन बारीक अपेंडेजेस हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो फ्लैजेला एक सेल के अंदर बेसिकली मौजूद बेजल बॉडी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज अ बेजल बॉडी। इस बेजल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर आते हैं और बाहर आके इस तरह का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अचीव करते हैं ताकि वो अपनी इस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को मूव करवा के अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें। ये फ्लैजेला एक खास किस्म की प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। इसी तरह से ये बेजल बॉडी भी सेल वॉल के नीचे मौजूद है और सेल वॉल को पेनिट्रेट करवा के फ्लैजेला को बाहर निकाल रही है। तो अगर हम ओवरव्यू में देखें तो हमें इस तरह से सेल से निकलने वाला एक फ्लैजेला का टफ्ट नजर आता है जो कि बेजल बॉडी से ओरिजिनेट होता है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैसे एक फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला अपने इन बैक्टीरिया अपने फ्लैजेलास को मूव करके खुद भी मूव करने की एबिलिटी रखता है। तो प्राइमरी फंक्शन फ्लैजेला के क्या है? प्राइमरी फंक्शंस के अंदर मोटिलिटी यानी कि मूव करने की एबिलिटी। फ्लैजेला का बेसिक फंक्शन यही है कि ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है और ऐसी मूवमेंट जो कि बैक्टीरिया किसी रिस्पॉन्स में करता है, खासतौर पे किसी केमिकल कंपाउंड के रिस्पॉन्स में, इसे हम केमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल सिग्नल्स और केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोटैक्सिक मूवमेंट्स। तो केमोटैक्सिक मूवमेंट और इवन नॉर्मल मूवमेंट्स में भी फ्लैजेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कोकाई राउंड बैक्टीरिया दे डोंट हैव फ्लैजेला। बहुत कम होता है कि इनके पास फ्लैजेला मौजूद हो, अदरवाइज हम राउंड बैक्टीरिया को फ्लैजेला नहीं कंसीडर करते। देन द नेक्स्ट वन इज पिलाई। व्हाट इज पिलाई? पिलाई हमने पीछे भी बात की कि ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, हर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। ये एक हेयर लाइक प्रोटीन है, बिल्कुल छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे होती है। काम क्या करती है? दो बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करवाती है, यानी कि बैक्टीरिया इस पाइप के जरिए, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जरिए एक से दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं और अपने अंदर से कुछ मटेरियल यहां से वहां और वहां से यहां ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन। और ये पिलाई, ये पिलस स्ट्रक्चर या जिसे आप पिलाई कहते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन नॉन एज पिलिन प्रोटीन। जैसा कि हमने बात की, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हुए हैं और पिलाई पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये इनकी प्रोटीन्स के नेम बेसिकली इन्हीं के नाम से रिलेटेड है। देन पिलाइस के फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि पिलाई का फंक्शन ना सिर्फ दो बैक्टीरिया को आपस में कंबाइन करवाता है बल्कि एक बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर अटैच करके वहां पे मजबूती से टाइट बाइंड करने के लिए भी काम करवाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक फ्लैजेला की मदद से एक पिलाई की मदद से एक बैक्टीरिया अपनी सरफेस पे अटैच हो चुका है, तो ये किसी भी मीडियम को कंबाइन करने में मदद देती है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आमतौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि पिलाई वगैरह सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पिलाई वगैरह की खासी अमाउंट पाई जाती है। देन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया की क्या एग्जांपल हैं? ई कोलाई, स्यूडोमोनास, बैसिलस सब्टिलस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज दैट बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम बैक्टीरिया जो उनसे हैं वो रोड शेप बैक्टीरिया हैं। देन बैक्टीरिया विच कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जो एक से ज्यादा या डिफरेंट टाइप की शेप्स में रखता है उसका नाम है जी प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। यानी कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया डिफरेंट तरह की शेप्स को अज्यूम कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट पिलाई। पिलाई के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट्स नहीं है? इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, स्मॉलर देन फ्लैजेला, मोड ऑफ अटैचमेंट, ऑल ऑफ द। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, यानी कि इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, यानी कि आपका पिलाई मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। देन द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप का क्या मतलब है? सेल इन्वेलप का मतलब है कि सेल का गुलाफ। जैसा कि हमने जिक्र किया
कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी मौजूद है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। इनके अलावा भी बैक्टीरिया के पास कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। नंबर 1 कैप्सूल, नंबर 2 स्लाइम एंड नंबर 3 सेल वॉल। तो हमने जिक्र किया था कि बैक्टीरिया की दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एनवेलप। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जरा समझेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव सेल बेसिकली इतना अच्छा सेल नहीं है, इसके पास प्रोटेक्शन लेवल कम है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके पास जस्ट 2 मेम्ब्रेन्स हैं, 1 मेम्ब्रेन और 1 वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट इज शोन इन ब्लैक कलर एंड द अदर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज इन दी रेड कलर। तो ये जस्ट 2 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। जबकि अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स हैं। 1 इज द आउटर मेम्ब्रेन येलो इन कलर, नंबर 2 इज दैट पेप्टाइडोग्लाइकन एंड नंबर 3 इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 की बजाय 3 लेयर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ग्राम नेगेटिव इन्वेलप या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली एक अच्छा बैक्टीरिया है। ये अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी प्रोटेक्शन को मजीद बेहतर बनाता है। इसके अलावा एक और काबिल गौर बात यह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई खास स्पेस नजर नहीं आती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। ये गैप भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस गैप को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान मौजूद स्पेस को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। और ये स्पेस भी बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है, बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और हिफाजत मुहैया करती है। देन नंबर 1 स्लाइम कैप्सूल। स्लाइम कैप्सूल क्या है? स्लाइम कैप्सूल सेल वॉल के भी बाहर मौजूद एक थिक लेयर है। ये बहुत थिक लेयर है जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। इंटरेस्टिंग बात क्या है जी कि ये थिक होने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी है। दैट इज अ स्टिकी चिपचिपी सी और फ्लेक्सिबल लेयर है जो कि सेल्स को आपस में जोड़ने के काम आती है। यानी कि हम देखते हैं कि ये, आप देखें कि ये एक बैक्टीरिया है और इसके इर्द गिर्द आपको एक छोटी सी मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक थिक और जेली लाइक मटेरियल की बनी हुई मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को एक दूसरे से जोड़ने और उनको अटैच करने के भी काम आती है। इस मेम्ब्रेन को हम स्लाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फूड रिजर्व, बैक्टीरिया के अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम भी इसी का है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेजिकेशन, यानी कि खुश्की से, ड्राई आउट होने से बचाने के लिए भी काम करती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम कैप्सूल मौजूद है वो ये तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, फूड रिजर्व कर सकते हैं, खुश्की से बच सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। देन कैप्सूल क्या है? बेसिकली कैप्सूल कंडेंस भी हो सकता है जो कि बैक्टीरिया को सराउंड करे, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज अ कंडेंस टाइप ऑफ कैप्सूल, जबकि ये एक ऐसा कैप्सूल है जिसकी थिकनेस और डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं से ये बहुत मोटा है, कहीं से ये बारीक है, तो हम कहते हैं कि इसकी थिकनेस और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की और डेंसिटी की है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका मतलब है ग्लाइकोकाइलेक्स। ग्लाइकोकाइलेक्स बेसिकली स्लाइम कैप्सूल का ही दूसरा नाम है। देन अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो अगेन हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जस्ट ये 2 लेयर्स मौजूद हैं और तीसरी दरमियान में स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है और उसके दरमियान जस्ट पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। जबकि ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखें तो अंदर की साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर स्पेस, फिर आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन एंड फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस और फिर सेल वॉल। यानी कि हर एक अल्टरनेटिव चीज के बाद कुछ स्पेस छोड़ी गई है। ये स्पेस बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प आउट करती है कि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके और एक बैरियर बना देती है दरमियान में, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन इंक्रीज हो जाती है। देन अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ग्राम पॉजिटिव सेल के स्ट्रक्चर की हमने कहा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की कुछ साख्त इस तरह की होती है कि हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव का दर्जा दे देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल इन्वेलप है वो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बेसिकली दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि लिपिड की बाई लेयर है और दरमियान में प्रोटीन्स लगे हुए हैं, तो ये एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, दरमियान में आपको जो गैप है उसे आप पेरीप्लाज्मिक गैप कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल लिपोटेकोइक एसिड की मदद से आपस में कंबाइंड है और ये लिपोटेकोइक एसिड जाके आगे पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि टेकोइक एसिड को बाइंड कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बहुत नीचे पाई जा रही है। सेल मेम्ब्रेन की ये आप लेयर देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ गई, काफी ज्यादा गैप है। दिस गैप विल प्रोटेक्ट द
सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद लिपो प्रोटीन्स या आप कह लें सेल वॉल की एक प्राइमरी लेयर है, उसके बाद अगेन देयर इज अ गैप, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, एक गैप है, और उसके बाद आगे जाके फिर ये सेल वॉल बन रही है। तो इससे हमें पता चला कि ग्राम नेगेटिव के अंदर डबल पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस मौजूद है, जिसको हमने पिछली डायग्राम में भी देखा था। दैट इज एग्जैक्टली कि ये भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, दरमियान में सब्सटेंसेस मौजूद है। देन सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? सेल के बाहर मौजूद टफ वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इन द केस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम सब चीजें मौजूद हैं। सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, और इसी तरह से सेल वॉल को पेनिट्रेट करते हुए फ्लैजेला और पिलाई के स्ट्रक्चर भी बैक्टीरिया से निकलते हैं। तो सेल वॉल की बुनियाद के ऊपर हमने पहले भी बात की कि सेल वॉल पे डिपेंड करता है, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया पर्पल कलर की डाई एब्जॉर्ब करेगा या पिंक कलर की डाई एब्जॉर्ब करेगा, और बैक्टीरिया का कलर कैसा होगा, और उसी कलर की बुनियाद पे हम बैक्टीरिया को नाम दे देते हैं कि ये बेसिकली किस टाइप का बैक्टीरिया है। सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने कहा कि बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनमें बेसिकली क्या फर्क है वो हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में के अंदर सिर्फ एक लेयर मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर दो लेयर्स मौजूद हैं। थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल में 20 से 80 नैनोमीटर की थिकनेस मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर थिकनेस सिर्फ 10 to 8 नैनोमीटर की है। यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बारीक है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कुछ ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होती है, लेकिन तमाम ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद है। केमिकल कॉम्पोजिशन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, टेकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड, इन तीनों चीजों से मिलकर बनी है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। प्रोटीन्स कौन कौन सी मौजूद हैं? पोरिन्स प्रोटीन्स ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद हैं। लिपिड्स इसके अंदर लेस हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड्स की अमाउंट ज्यादा है। पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें ज्यादा है, जबकि इसमें कम है। इसी तरह से परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा परमिएबल है। परमिएबल्स मीन कि ये चीजों को ज्यादा अलाउ करती है कि चीजें इसमें से पास कर सकें, जबकि ग्राम नेगेटिव मेम्ब्रेन या ग्राम नेगेटिव वॉल चीजों को ज्यादा अलाउ नहीं करती। अब बेसिक फर्क यहीं से पड़ रहा था, आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। वहां पे नंबर ऑफ लेयर एक है, यहाँ दो है, तो डेफिनेटली इस पोर्शन के अंदर हमें प्रोटेक्शन ज्यादा नजर आ रही है, हमें ये पोर्शन ज्यादा डेवलप नजर आ रहा है, ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। आप इसका अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो वॉल है वो मोर परमिएबल है, मोर पेनिट्रेबल है, इस चीजों को अपने अंदर ज्यादा पेनिट्रेट करने देती है, चाहे वो चीज नुकसानदेही क्यों ना हो। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल ऐसी चीजों को पेनिट्रेट करने से रोकती है, वो इन चीजों को अपने अंदर आने से मना करेगी, तो डेफिनेटली ये सेल की प्रोटेक्शन को बढ़ा देगी। रेसिस्टेंस टू मॉलिक्यूल, अगेन वही बात कि मॉलिक्यूल्स की जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम है, जबकि इसके पास रेसिस्टेंस काफी ज्यादा मौजूद है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन को देखें तो हमें पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव वॉल बेसिकली इतनी अच्छी नहीं है, ग्राम नेगेटिव वॉल के पास कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मौजूद हैं। देन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने जिक्र किया, एक सेल चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है, तीन चीजें उसका बेसिक कंपोनेंट है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन एंड नंबर 3 न्यूक्लियर मटेरियल। तो बैक्टीरिया के अंदर भी साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ न्यूक्लियर मटेरियल भी और सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो बाउंड्री है दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है। कैसी है? दिस इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल, बहुत थिन सी है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स को रेगुलेट करती है, प्रोटीन्स को इधर से उधर ले जाने में और हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट्स को मूव करवाती है, शुगर, इलेक्ट्रॉन्स, इन तमाम चीजों की मूवमेंट को सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। इसी तरह से इसके अंदर बहुत से एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन के अमल को कंट्रोल करते हैं, प्रोमोट करते हैं, वो सारे इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। तो दो तरह की इंपॉर्टेंस हमने देखी, सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ सेल को कवर करती है, प्रोटेक्शन देती है, बल्कि इसके अलावा इसमें बहुत से एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करवाते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन ही वो जगह है जहां से बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत सी चीजें, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटीन्स, हर चीज बाहर से अंदर आनी है और अंदर से बाहर जानी है। तो ये तमाम ड्यूटीज सेल मेम्ब्रेन की हैं। इसी फंक्शन की बुनियाद पर हम सेल मेम्ब्रेन को
पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। देन कुछ और ऑर्गेनेलिज्म देखेंगे, जैसा कि साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म को अगर हम गौर से देखें तो हमें इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज्म नजर आ रहे हैं। ये ऑर्गेनेलिज्म क्या हैं, अब हम इनको स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनमें मीजोसोम्स भी हैं। मीजोसोम्स मीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस, यानी कि अगर बैक्टीरिया ही की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड कर जाए, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाए, तो इस तरह की बॉडी को हम मीजोसोम का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर बेंड कर जाने की वजह से बनते हैं। सेल डिवीजन डीएनए बाइंडिंग साइट, मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है? एक तो ये सेल डिवीजन को डिवाइड करने में मदद करती है सेल को, दूसरा ये डीएनए के साथ बाइंड करने की लोकेशंस भी हैं। देन राइबोसोम्स भी इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आप चैप्टर 4 में भी इसे पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका काम प्रोटीन की सिंथेसिस है। और प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जितने भी राइबोसोम्स हैं उनका साइज 70s है। 50s एंड 30s के 2 यूनिट्स मिलते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट्स 2 यूनिट्स मिलते हैं और 70s का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर नजर आते हैं। देन द थर्ड वन इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेसिकली न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर है। हमने एक बात की कि ये ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज ये प्रोकैरियोट्स हैं, हम चैप्टर ही प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस बनने से पहले के ऑर्गेनिज्म है, इनके पास जो न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इनके पास डीएनए और क्रोमोसोम्स भी मौजूद नहीं है। डीएनए एंड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द कोई खास मेम्ब्रेन या कोई खास बाउंड्री मौजूद नहीं है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि न्यूक्लियस लाइक, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो इसको हम न्यूक्लियस लाइक क्यों कहते हैं, ट्रू क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसका जो डीएनए है वो सिंगल है, सर्कुलर है, इसके अंदर 2000 जीन्स मौजूद हैं, सिर्फ 2000 जीन्स। जबकि आप किसी यूकैरियोट को देखें तो उसके अंदर जीन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, जबकि इसके पास सिर्फ 2000 जीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा इनके डीएनए के अंदर इंट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो 2 जीन्स के दरमियान पाया जाने वाला कुछ जंक मटेरियल, कुछ फजूल चीजें जो काम की नहीं है, इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। तो इनके डीएनए के अंदर इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ना ही इनके सेल्स में माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, ना ही न्यूक्लियोलस है, ना ही हिस्टोन्स हैं। तो दिस इज द डिफरेंसेस कि हम इन्हें क्यों ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते। एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम क्वालिटीज मौजूद होती हैं, जबकि इनके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम इन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड द फाइनल वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। चूंकि इनका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही बिखरा हुआ है, दैट्स व्हाई हम इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं। देन न्यूक्लियोइड की लोकेशन अगर आप देखें तो सेल के बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर के अंदर ये मौजूद है, न्यूक्लियोइड है। और ये बेसिकली किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ओपनली वहां पे बिखरा हुआ मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये हम बात कर चुके हैं, दिस इज एब्सेंट। एंड देन न्यूक्लियर मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए, न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए ही है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं है। अब ये पॉइंट जरा समझेगा, हम कहते हैं कि एक यूकैरियोट के अंदर जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, वो एक प्रोटीन के ऊपर क्वाइल करके क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको कोई क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये सिंपली बस डीएनए गुच्छे की फॉर्म में मौजूद है, रफ फॉर्म में, और इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जो बाइंडिंग कर सके। तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, कोई खास मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसके अलावा हम अगर देखें, बैक्टीरिया डीएनए इज सर्कुलर एंड इज अटैच्ड एट अ पॉइंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के जो डीएनए है वो सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में है, और सम टाइम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जाके अटैच हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्लाज्मिड। आपने पीछे अगर डायग्राम में देखें गौर से, तो हमें ये सेंट्रल न्यूक्लियस के अलावा भी हमें कुछ ग्रीन कलर के सर्कुलर डीएनए नजर आते हैं। ये बेसिकली प्लाज्मिड हैं। इनका फंक्शन क्या है ये हम आगे अभी पढ़ते हैं। प्लाज्मिड, तो हम अगर देखें तो बैक्टीरिया के मेन डीएनए के अलावा भी उसकी बॉडी में हमें कुछ डीएनए के पार्टिकल्स नजर आ जाते हैं, जो कि सर्कुलर शेप में है। आप अगर ऐसे देख सकें सर्कुलर शेप के हैं, तो हम कहते हैं प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लियोइड से अलग हैं, यानी कि न्यूक्लियस का क्रोमोसोम अपनी जगह पे, लेकिन उसके अलावा भी बैक्टीरिया में कुछ डीएनए के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज प्लाज्मिड्स। काम इनका क्या है?
काम की भी बात करेंगे उससे पहले हम देखते हैं कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये प्लाज्मिड्स ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जो कि अपनी खुद ब खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि ये एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी तैयार करेगा और अपने से 2 बना लेगा, 4 बना लेगा, 8 बना लेगा। इस तरह से ये ऑटोनोमस हैं और खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी क्वालिटी इनकी ये है कि दे कैन ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन सेल टू द अदर। ये एक सेल से दूसरे सेल तक जीन्स को ट्रांसफर करने की एबिलिटी भी रखते हैं, यानी कि बैक्टीरिया अपनी क्वालिटीज को, अपनी इंप्रूवमेंट्स को एक सेल से दूसरे सेल में भी पहुंचाना जानता है। देन द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड्स कैन वर्क एज वेक्टर। प्लाज्मिड्स वेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं और इनकी इस क्वालिटी को हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब यहाँ हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी है, समझते हैं जरा। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो किसी चीज को यहाँ से पिक करे और यहाँ तक पहुंचा दे, यानी कि ट्रांसफर करने वाले सब्सटेंस को हम वेक्टर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मॉस्किटो की एग्जाम्पल लें, मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैलाता। मॉस्किटो जस्ट एक बीमार पर्सन से मलेरिया का जानदार उठाता है, बैक्टीरिया उठाता है और उसे एक हेल्दी के अंदर डाल देता है। तो हम कहते हैं कि दिस इज अ वेक्टर। इसने बीमारी वहां से उठाई और वहां पहुंचाई है, सिर्फ बीमारी फैलाने या पहुंचाने का काम करना है, तो ऐसे को हम कहते हैं वेक्टर। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जब हम चाहते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म की जीन निकाल के दूसरे में डाल दें, एक बैक्टीरिया की जीन्स निकाल के दूसरे में डाल दें, एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी दूसरे में डाल दें, तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जीन्स को ट्रांसफर करवाने के लिए हम इन प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर्स यानी कि जिन्हें हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, दे कैन आल्सो बी सीन इन यीस्ट। यीस्ट जो कि एक फंजाई है, आप चैप्टर नंबर 8 में यीस्ट को भी पढ़ेंगे। यीस्ट एक फंजाई है, लेकिन हमें ये प्लाज्मिड्स फंजाई में भी नजर आते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन्स को ट्रांसफर करने में और अपने अमाउंट को खुद ही रेप्लिकेट करने में ये काम करते हैं। देन राइबोसोम हमने चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के बने हुए कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन सेंसिस करते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्रीज का भी नाम दे चुके हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल हैं। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70s का यूनिट रखते हैं। हमने चैप्टर 4 ही में पढ़ा था कि जो S है, दिस इज अ यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि इनकी डेंसिटी बताता है। तो बेसिकली प्रोकैरियोट के राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। वन यूनिट इज ऑफ 30s एंड द अदर वन इज 50s। 30 और 50s के 2 यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके 70s का यूनिट बनाते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो 30 और 50s इन्हें अगर आप ऐड करते हैं तो ये तो 80s बनता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 30s और 50s के कॉम्बिनेशन से 70s बन रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट छोटा सब यूनिट जो 30s का है और लार्ज सब यूनिट, ये दोनों अपने आप के ओवरलैपिंग करते हैं। दीज 2 सब यूनिट्स ओवरलैप विद ईच अदर, और इनकी ओवरलैपिंग ही से आपके पास जो यूनिट आता है वो 70 आता है, बजाय इसके कि वो 80 आए। तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स स्मॉल साइज के हैं बिकॉज वो स्मॉल सब यूनिट्स की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। देन द अदर ऑर्गेनेलीज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि वेजिकुलर हैं, वेजिकल्स की फॉर्म में है। जैसा हम कहते हैं वैक्यूल्स कहते हैं, वेजिकल्स हैं, कॉन्वोल्यूटेड हैं, बेंडेड हैं, मल्टी एमिनेटेड हैं। और इसके अलावा बनते कैसे हैं, इन्वेजिनेशन से बनते हैं। अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड कर जाए, अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो ऐसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम का नाम देते हैं। दे आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके अंदर मीजोसोम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन क्या है, तो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज दे कीप एंजाइम्स इन देम। इनके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते एंजाइम बेसिकली इसी मेसोसोम में पाए जाते हैं। समटाइम हम ये भी देखते हैं कि मीजोसोम्स न्यूक्लियर बॉडी के साथ रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर बॉडी के साथ, न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाते हैं और हम कहते हैं कि उनकी क्रॉस वॉल या उनके सेप्टा के साथ लगे हुए होते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और बाइनरी फिशन में हेल्प करते हैं। बाइनरी फिशन हमने पीछे पढ़ा कि एक बैक्टीरिया का डिवाइड करके 2 में तकसीम हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। तो ये मीजोसोम्स बाइनरी फिशन में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मीजोसोम है, मीजोसोम की लोकेशन सेंटर में है। अब ये सेल डिवाइड कर रहा है, तो मीजोसोम सेपरेट हुए हैं और मीजोसोम के सेपरेट होते ही सेल मेम्ब्रेन वहां इन्वेजिनेट की है और सेल डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि बेसिकली एक सेल के डिवीजन के अंदर मीजोसोम का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मौजूद है। तो डायग्राम आपको दिखा रही है कि कैसे क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है, सेल डिवाइड कर रहा है और सेल डिवाइड करने में मीजोसोम का क्या रोल है। पहले दरमियान में मीजोसोम बनेगा, मीजोसोम डिवाइड करके दो मीजोसोम में तकसीम हो जाएगा और फिर ये दोनों सेल्स भी इन्वेजिनेट करके तकसीम होंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि बैक्टीरिया की डिवीजन में जब भी डिवीजन होनी है वहां पे मीजोसोम का होना जरूरी है, यानी कि मीजोसोम डिवीजन को सपोर्ट करता है। देन स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ये भी कुछ ग्रेन्यूल्स हैं। अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो हमें बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। व्हाट इज मीन बाय ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स कहते हैं जी छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स एंड एन्क्लूयंस बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज भी नजर आती हैं जिनका काम है स्टोर करना, स्टोरेज। कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अगर ये ग्रेन्यूल्स फूड स्टोर कर रहे हैं तो हम इन्हें फूड ग्रेन्यूल्स कहेंगे, अगर ये वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहे हैं तो हम इन्हें वेस्ट ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है ये इकोलाई बैक्टीरिया है और इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो चमकते हुए नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं। तो चूंकि बैक्टीरिया एक बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके दरमियान बहुत मुकाबला होता है। एक छोटी सी जगह पे करोड़ों बैक्टीरिया रह रहे होते हैं और इन करोड़ों बैक्टीरिया के अंदर मुकाबला हो जाएगा न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होती है। तो बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल को, अपनी बका को इंश्योर करने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस स्टोर कर लेती है, कुछ फूड को स्टोर कर लेती है इन दी फॉर्म ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। तो हम इन्हें कहते हैं ग्रेन्यूल्स। और फिर इन स्टोर्ड की हुई फूड को बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेते हैं जब उन्हें इसकी जरूरत पेश आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस बॉडीज हैं, यानी कि ऐसी बॉडीज हैं जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है। फॉस्फेटेज एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स, ऐसे ग्रेन्यूल जिसमें सल्फर या जिसमें पॉलीफॉस्फेट स्टोर की जाती है, उसे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं। देन द स्पोर्स, स्पोर्स की हमने पहले भी इंट्रोडक्शन लिया, अब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। स्पोर्स क्या है? बेसिकली स्पोर्स आर टफ डोरमेंट स्ट्रक्चर। टफ कहते हैं जी मजबूत को, एंड डोरमेंट, डोरमेंट के लिए उर्दू में जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज साकन, यानी कि ये स्पोर्स साकिन, रुके हुए, स्टिल स्ट्रक्चर्स हैं। जब भी बैक्टीरिया किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जो बैक्टीरिया के लिए अच्छी नहीं है, जो बैक्टीरिया जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जैसे कि लैक ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खुराक का ना मिलना, ऐसी कंडीशन में आके बैक्टीरिया अपनी जंग और जिंदगी और मौत की जंग को बरकरार रखने के लिए अपने गिर्द एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम स्पोर का नाम देते हैं। जैसा कि हमने बात की, स्पोर टफ है, ये इसे प्रोटेक्ट करेगा। डोरमेंट है, ये इसे हेल्प करेगा कि वो अपने अंदर कुछ चीजें ना ऐड कर सके। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। जब बैक्टीरिया को आखिरी रास्ता नहीं मिलता, जब बैक्टीरिया को कोई और ऑप्शन नजर नहीं आती, बैक्टीरिया मरने के बिल्कुल करीब है, तो वो जाते जाते स्पोर्स बना देता है। स्पोर्स बहुत टफ हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं और बुरे से बुरे हालात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये डोरमेंट हैं, इन्हें ग्रो नहीं करना होता। तो ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो कि सोइल में होते हैं और फॉर्म ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, स्पोर्स बनने के अमल को हम स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये स्पोर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? दीज स्पोर्स आर हाईली रेसिस्टेंट, ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट हैं, यानी कि ये बुरे से बुरे हालात को बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, केमिकल्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, खतरनाक केमिकल्स को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी तक बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। कितने अरसे तक जिंदा रह सकते हैं? 1 लाख ईयर तक जिंदा रह सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के स्पोर्स इतने डोरमेंट हैं, इतने रेसिस्टिव हैं कि ये 1 लाख साल तक जिंदा रह सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। द वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट इनटू द एंडोस्पोर इन स्टेजेस। मुख्तलिफ स्टेप्स में, स्टेजेस में एक सेल अपने आप को एक स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है। स्पोर एंडोस्पोर भी हो सकता है, एक्सोस्पोर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वेजिटेटिव सेल था, जब इसको बुरे हालात मिले तो इसने अपने अंदर एक छोटा सा एक स्पोर बनाना शुरू कर दिया। इस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरुलेटिंग सेल, क्योंकि ये सेल अभी स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब देखें तो ये स्पोर बन के सेल से बाहर आ गया। ये बैक्टीरिया मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जानशीन, इसका स्पोर यहाँ पे मौजूद है। दिस स्पोर विल बी जर्मिनेट अगेन इनटू द वेजिटेटिव सेल।
जब हालात बेहतर होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि बुरी कंडीशंस में, बुरे हालात में वेजिटेटिव सेल ने, जो प्रॉपर बैक्टीरिया का सेल है, उसने अपने अंदर एक स्पोर बनाया, स्पोर को बना के छोड़ दिया। स्पोर एक बहुत अच्छी टफ चीज़ है, मुख्तलिफ और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की साहित रखता है। ये मुकाबला करता रहेगा, जिंदा रहेगा। जब हालात बेहतर होंगे तो ये स्पोर दोबारा से जर्मिनेट करके वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और बैक्टीरिया ने अपने अंदर स्पोर्स बनाना शुरू किए हैं और ये स्पोर्स बन चुके हैं बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन या स्पोरुलेटिंग सेल्स। स्पोरुलेशन का अमल 8 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, यानी कि एक बैक्टीरिया को 8 घंटे लगते हैं एक स्पोर बनाने में। जर्मिनेशन इज मच फास्टर देन स्पोरुलेशन। स्पोर बनने का अमल स्टेप्स में हो रहा है, आप देख सकते हैं स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन स्पोर से जर्मिनेट होने का अमल आसान है और चंद मिनटों में ही ये स्पोर जर्मिनेट कर जाता है। इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि बेसिकली स्पोर्स क्या हैं। स्पोर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन अगर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो इसे हम कहेंगे एंडोस्पोर, यानी कि ऐसे स्पोर्स हैं जो कि सेल के अंदर बनेंगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया की यही मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो ये फिर एक ऐसा स्पोर बनेगा जो बॉडी से बाहर बनेगा। तो इस बेस पे हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एंडोस्पोर यानी कि ऐसे स्पोर जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं, इनसाइड बनते हैं, और एक्सोस्पोर ये ऐसे स्पोर्स हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड बनते हैं। तो स्पोर्स की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने मौजूद हैं। देन हम बात करेंगे सिस्ट की। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट भी बेसिकली स्पोर ही से मिलता जुलता स्पोर ही की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। जब इन्वायरमेंट्स कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं तो बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए अपने गिर्द एक डोरमेंट, एक थिक और इनएक्टिव वॉल बना लेता है। इस वॉल को हम कहते हैं सिस्ट। यानी कि अगेन स्पोर वाला ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि बैक्टीरिया मुश्किल हालात में सर्वाइव करने के लिए अपने गिर्द कुछ टफ और कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स बना लेता है जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्ट का नाम देते हैं। सिस्ट आर आल्सो डोरमेंट, जैसा कि स्पोर्स डोरमेंट थे, सिस्ट भी डोरमेंट हैं। लेकिन एंडोस्पोर के बरअक्स इनके अंदर हीट से बचने की एबिलिटी नहीं होती। एंडोस्पोर्स हीट से भी बच सकते हैं लेकिन ये सिस्ट हीट से बचने की एबिलिटी नहीं रखते। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के क्या प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म अचीव इट्स न्यूट्रिएंट्स। एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने की चीजें, अपने न्यूट्रिएंट्स किस प्रोसेस से हासिल करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होती है, हम जरा उसकी बात करेंगे। बैक्टीरिया में 80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो वाटर है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर 80% तक वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स हैं। म्यूकोपेप्टाइड्स आर बेसिकली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, लोअर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स हैं और जो कि सिर्फ 20% तक रखते हैं। यानी कि सेल के अंदर 80% सिर्फ और सिर्फ वाटर है और बाकी की तमाम कंपाउंड्स 20% पे मुश्तमिल हैं। तो बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं। बैक्टीरिया को वाटर चाहिए है, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन चाहिए है, कार्बन चाहिए है और बहुत से साल्ट्स भी चाहिए हैं। तो ये तमाम चीजें अगर बैक्टीरिया को प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगी तो ही बैक्टीरिया अपनी फंक्शनिंग और अपनी ग्रोथ को, अपनी मल्टीप्लिकेशन को जारी रख पाएगा। न्यूट्रिशन की बुनियाद पे हमने बैक्टीरिया को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं आपके पास। नंबर 1 ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, और नंबर 2 हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये 2 टाइप की बैक्टीरिया हमारे पास आ जाते हैं। इनकी मजीद हम डिटेल बनाते हैं। केमोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको आगे हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि सिंथेसिस का अमल केमिकल रिएक्शन से करने वाले बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसी तरह से सिंथेसिस का अमल लाइट की, फोटो की मौजूदगी में करने वाले बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, दीज बैक्टीरियाज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 पैरासिटिक एंड नंबर 2 सेप्रोट्रोपिक। पैरासिटिक बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उसी पे रहते हैं और उसी से अपनी खुराक हासिल करते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, इन बैक्टीरियाज को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग चीजों पे रह रहे होते हैं।
ये बैक्टीरिया बेसिकली डिकम्पोजर्स हैं और ये अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और उनको डिकम्पोज करके वहां से अपनी एनर्जीज हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रोफिक के अंदर जो फूड है वो सिंथेसाइज की जाती है सिंपल रॉ मटेरियल से, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन चीजों को यूज करके आप पूरी अपनी फूड तैयार करते हैं। हेटेरोट्रोफिक के अंदर हम कॉम्प्लेक्स चीजों को यूज करते हैं और उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और उन्हें तोड़ के उनसे फिर अपनी एनर्जी ले लेते हैं। तो फर्क देखा हमने कि छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़ा बनाना ऑटोट्रोफिक है और बड़ों को तोड़ के एनर्जी लेना हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का काम लाइट की या किसी पिगमेंट की मौजूदगी में होता है, जो कि क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करवाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई पिगमेंट जरूरी नहीं है, इसमें जस्ट एंजाइम जरूरी है। एंजाइम तोड़ेंगे और आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह से फोटो ऑटोट्रोफिक की, जो कि लाइट की मौजूदगी में सेंसिस हो रही है, इसके लिए डे टाइम का होना जरूरी है, यानी कि लाइट होगी तो सेंसिस हो पाएगी। जबकि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर फूड हर टाइम प्रिपेयर की जा सकती है, चाहे रोशनी हो या ना हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आप हर टाइम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तमाम ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज इस तरह की न्यूट्रिशन रखते हैं। तमाम ग्रीन प्लांट्स भी और बहुत से बैक्टीरियाज भी ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन रखते हैं, जबकि तमाम एनिमल्स और फंजाई जो उनसे हैं वो चीजों को डिकम्पोज करते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को इख्तियार किए हुए हैं। देन हम बात करते हैं जी न्यूट्रिशन ही के हवाले से कि बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका। तो बैक्टीरिया ऐसे जो कि फोटोऑटोट्रोफ्स हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो केमोऑटोट्रोफ्स हैं। हमने भी बात की थी कि हमने बेसिकली ऑटोट्रोफ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, फोटोऑटोट्रोफ्स एंड केमोऑटोट्रोफ्स में। फोटोऑटोट्रोफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और फूड बना देते हैं। तो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं और बहुत से प्रोटिस्टा भी इसके अंदर शामिल हैं, एल्गी वगैरह शामिल हैं। केमोऑटोट्रोफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल करते हैं या समटाइम ये सल्फर डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको करके फूड बना लेते हैं। इनकी एग्जांपल में बहुत से प्रोकैरियोट्स हैं और इनको सल्फोलोबस भी कहते हैं, जो सल्फर्स वगैरह को यूज करते हैं। नंबर दूसरा ग्रुप था हमारा हेटेरोट्रोफ्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते, हेटेरोट्रोफ कहलाते हैं। फोटो हेटेरोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक लाइट से भी ले सकते हैं और बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं, बहुत से प्रोकैरियोट्स हैं जो कि ये काम करते हैं, यानी कि इनके पास ड्यूल ऑप्शन है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए तो ये अपनी खुराक वहां से हासिल करेंगे, अगर वो नहीं मिलते तो ये लाइट को भी एज अ एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 इज केमो हेटेरोट्रोफ। ये भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स को और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबाइनली यूज कर सकते हैं। बहुत से प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं और फंजाई हैं, एनिमल्स हैं और पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं। देन व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। हमने अभी देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं हम उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं और उनके फीडिंग पार्टनर को हम होस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है और उसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, अपनी फूड हासिल करता है, न्यूट्रिशन लेता है और सारा काम अपना चला लेता है। सेप्रोफाइट इसके बरक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड मटेरियल्स को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट्स की बॉडीज को, एनिमल की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं। ऐसों को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स अगेन वही हैं जो कि डेड मैटर को सिंपल केमिकल्स में तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। दे आर डिकम्पोजर्स। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? उसकी वजह यह है बिकॉज दे सेंड मिनरल्स बैक इनटू द सॉइल सो दैट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज देम। डिकम्पोजर्स की हमारी सोसाइटी में या हमारे लाइफ साइकिल्स के अंदर बहुत ज्यादा रोल है। वो ये रोल है कि ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से बेस में पहुंचाने का काम यही डिकम्पोजर्स करते हैं। अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग का काम जारी ना रह सके। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन डैश % लिपिड। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर कितने % लिपिड होता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 to 4। 1 से लेके 4 तक जो होता है वो जी आपके लिपिड्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। नंबर 2 क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सी चीज है? पिलाई, प्लाज्मिड,
राइबोसोम एंड न्यूक्लियाइड। तो हमने देखा था जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने यूज किया था प्लाज्मिड को। द ऑप्शन बी प्लाज्मिड विल बी द राइट ऑप्शन।